दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, बंगाल चुनाव जीतने के लिए अमित शाह ने खुद कमान संभाली है और बंगाल में अमित शाह का वॉर रूम तैयार हो गया है, जहां से पूरे बंगाल में चुनाव के प्रचार, प्रबंध और टीएमसी की जो गुंडागर्दी है उसको भी कैसे कंट्रोल किया जाए और उसका सामना कैसे किया जाए, जो भी कार्यकर्ताओं को जो जरूरत पड़ेगी उसका पूरा अरेंजमेंट इस वॉर रूम के जरिए किया जाएगा। दूसरी तरफ यहीं से ये भी तय होगा कि जो प्रचार करने वाले बाहर के प्रदेशों से आए हुए कार्यकर्ता और बड़े नेता हैं, उनके लिए कहाँ रुकने का इंतजाम करना पड़ेगा, क्या क्या उनको आवश्यकताएं चाहिए, और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहेगी कि जो अपना वोट प्रतिशत है उसको कैसे बढ़ाया जाए। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को मजबूत करना और हर बूथ कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी देना कि वोटिंग के दिन कैसे वो वोटर को बूथ तक लाए। ये भी प्रबंध किया जाएगा इस वॉर रूम से कि जो अपने कार्यकर्ता हैं वो इतने मजबूत हों कि टीएमसी के गुंडों के सामने डर के ना भागे। अमित शाह का कमान संभालना ये बता रहा है। और जैसा मैंने कहा, अभी आप देखिए, अमित शाह खुद ने मोर्चा संभाला है। अमित शाह दिसंबर में 30-31 दिसंबर को कोलकाता गए थे और एक बार फिर जनवरी में 30-31 तारीख को फिर से वो बंगाल में है। गंभीरता इसी से समझिए कि गृह मंत्री जिनके पास पूरे देश की जिम्मेदारी है, वो बंगाल में 2-2 दिन के लिए 30 दिन में दूसरी बार आ रहे हैं और अब उनके दौरे और बढ़ेंगे। और अब उनकी जो पूरी खुद की टीम है अब वो बंगाल में ही रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर दिया है और आपको बता दूं कि ये पूरा तरह से ये पहले से सुनिश्चित है कि बंगाल खाली मात्र एक राज्य का चुनाव नहीं है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार बंगाल के चुनाव में करो या मरो वाली स्थिति में है। उसके लिए हारने का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि बंगाल के हारने का मतलब है देश की सुरक्षा को खतरे में डालना। जिस तरह से ममता बनर्जी ने घुसपैठियों को सहारा दिया, जिस तरह से वहां घुसपैठियों की मदद की गई और उनको सिस्टम में घुसाया, जिस तरह से बीएसएफ के काम में अड़चन डाली जाती है और घुसपैठियों को मदद की जाती है, खुद गृह मंत्री संसद के अंदर तक इसको कह चुके हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि किसी भी कीमत पर हमको ये चुनाव जीतना है। अब किसी भी कीमत मतलब अपने कार्यकर्ताओं को इस कदर तैयार करना कि जो अपना वोट प्रतिशत है वो वोट प्रतिशत अभी भी आज की डेट में 2021 के चुनाव की अगर मैं बात करूं तो टीएमसी से 10% कम था। 294 में जो विधानसभा है उसमें मात्र 77 सीटें मिली। अब इन 10% जो कम प्रतिशत है वोट का, उसको भारतीय जनता पार्टी बढ़ाना चाहती है। मुस्लिम वोट 32% है, हिंदुओं का 68% वोट है। भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है कि 50% वोट ये भारतीय जनता पार्टी को मिले। मतुआ समाज, राजवंशी, भद्रलोक, इस पर पूरी तरह से अब टारगेट है। और अमित शाह का जो मतलब एक तरह से वॉर रूम है, वहाँ से ये सब चीज़ों को मैनेज किया जाएगा। तो अब ममता बनर्जी को जब ये पता लगा है कि भाई अमित शाह ने खुद कमान संभाल ली है, ममता बनर्जी की हालत खराब है। उल जलूल बयान देना, इधर उधर की बातें करना, अब उनका दिखा रहा है कि बौखलाहट भरी है। आप सोचिए कि अजीत पवार महाराष्ट्र के नेता हैं, उनका प्लेन क्रैश होता है, परिवार का एक व्यक्ति एक शब्द नहीं बोल रहा, क्योंकि उसकी सारी डीजीसीए की रिपोर्ट्स आ गई। क्या पायलट की बात हुई, क्या पायलट को हुआ, कोहरा था, स्ट्रिप नहीं दिखी। लेकिन ममता बनर्जी अलग सुर में कहती है कि ये जो हुआ है, हमें सरकार पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच की जाए। अरे भाई, अजीत पवार के मरने से क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ होने जा रहा है? उनकी पत्नी सीएम बनने जा रही है, डिप्टी सीएम, उनके बेटे होंगे या उनके परिवार को फायदा या नुकसान? बीजेपी की सरकार चल रही है, चलती रहेगी, अजीत पवार के गुट के बिना भी चलती रहेगी।
लेकिन ममता बनर्जी का उल जलूल बयान ये बताता है कि बस घबराहट और बौखलाहट है। दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा, ये उसका कारण वही है कि भाई जहां अमित शाह खुद मैदान में हो वहां आप समझ सकते हैं कि घबराहट तो होना लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक और ध्यान दिया है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी पहले से एक्टिव हैं। दिलीप घोष को भी अब एक्टिव फेस के रूप में आगे लाए हैं। ये माना जा रहा है कि अब सरकार तो यदि तो है ही नहीं, मेरे हिसाब से तो सरकार बनने जा रही है, तो शुभेंदु अधिकारी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो दिलीप घोष डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। मैं अभी से ये घोषणा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से लग रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनको आगे करके चल रही है, पूरी रणनीति में वो बिल्कुल तैयार हैं और हर तरह की चीज़ें चल रही हैं। दूसरी तरफ अब ममता बनर्जी का जो कोर वोटर है वो 32% मुस्लिम, ये अब दूर की कौड़ी होगी कि वहां आप देखिए कि जिस तरह से हुमायूं कबीर अपनी पार्टी बनाने की बात कर रहे थे, आजकल वो शांत बैठे हैं। लेकिन अभी एक और अहम फैक्टर आएगा और वो है असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी कितना असर कर पाएंगे? क्या ममता बनर्जी से समझौता कर पाएंगे? क्या वो खुद से अलग लड़ेंगे? ये तो बाद में तय होगा। लेकिन मैं अभी से बता दूं कि टीएमसी में अब अंदर अंदर फूट होने लगी है, क्योंकि उनको लग गया कि सरकार जाने वाली है। तो एक धड़ा ओवैसी की तरफ झुकाव है, एक धड़ा मुस्लिम का हुमायूं कबीर की तरफ है, और अभी तक ये असमंजस वाली स्थिति है कि किधर जाना है, क्योंकि मुस्लिम वोटर एकजुट होकर जाएगा जिधर भी जाएगा, दो धड़ों में नहीं बढ़ता। उसको लगता है कि बीजेपी की सरकार नहीं आने दें, उसके लिए उसको वोट करना है जो बीजेपी को हरा सके। किसी सीट पर उनको लगेगा कि टीएमसी मजबूत है तो टीएमसी को वोट देंगे, किसी सीट पर उनको लगेगा कि ओवैसी मजबूत है तो ओवैसी को वोट देंगे। और हुमायूं कबीर जो अभी नई नई पार्टी बनाने की घोषणा जिन्होंने की है, अगर कहीं लगेगा कि वहां वो जीत सकते हैं तो उधर वोट देंगे। तो इस बार 3 जगह वोट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी ममता बनर्जी को जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए, जिसमें मुस्लिम सीटों का बहुत बड़ा रोल होता है, अब की बार वो 80 सीट लेस होती दिखाई दे रही है। उसमें से 3 टुकड़े होंगे, यानी मुस्लिम बेल्ट में 20 सीटें तक बस केवल टीएमसी को मिल सकती हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अभी समय बताएगा, जैसे मैंने कहा, लेकिन अभी अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा रहा है कि नौशाद सिद्दीकी की इंडियन सेकुलर फ्रंट और हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी, उनकी भूमिका सामने आ रही है। और इन 2 पार्टी के अलावा मैंने बताया असदुद्दीन ओवैसी भी है। तो कुल मिलाकर मुकाबला इस बार कड़ा होने जा रहा है टीएमसी के लिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से चल रही है, और जैसा मैंने कहा, मतुआ समाज, राजवंशी, भद्र लोग, ये उसकी तरफ पूरी तरह से अपना उसका वहीं पे फोकस है। ममता बनर्जी क्या हो रहा है कि टीएमसी में जिस तरह से अब लोगों को लग रहा है, तो अब उसमें ममता बनर्जी से मोह भंग होता जा रहा है। 5 ऐसे फैक्टर मैं आपको बताऊंगा जिससे लग रहा है कि ममता बनर्जी की सत्ता जा रही है। 1, एंटी इनकम्पेंसी, जो नीतियां रही हैं इनकी, उसकी वजह से जो भ्रष्टाचार हुआ है, और वहाँ जो मंत्री हैं जो टोलाबाजी कटमनी है, उसके कारण लोगों के अंदर एंटी इनकम्पेंसी है, वो चाहे मुस्लिम भी हो। दूसरी तरफ दूसरा जो पॉइंट है वो है मोदी का विकास मॉडल वर्सेस ममता बनर्जी का तुष्टीकरण राजनीति। एक तरफ मोदी जी का एक वो चेहरा है जिसके लिए हर राज्य में मोदी जी के नाम पर बीजेपी को वोट मिलता है, वो है विकास का मॉडल। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी, वहाँ क्या है, केवल मुस्लिम एरिया में तो कुछ काम हुए हैं, बाकी चाहे बड़ा शहर हो वहाँ कोई काम हिंदू एरिया में नहीं हुए। तुष्टीकरण का उनके ऊपर आरोप लगता रहा है हमेशा से। तीसरा फैक्टर जो है वो महिलाओं के साथ अपराध और कानून व्यवस्था पर लगातार उठते हुए सवाल। संदेश खाली आपको ध्यान होगा, मेडिकल कॉलेज में गैंग रेप के मामले हुए, महिलाओं को रात को ले जाकर उठाकर टीएमसी के गुंडे और वहाँ 2-2, 3-3 दिन महिलाओं को बंधक बनाकर उनके साथ सामूहिक रेप करते थे।
वो घटना किसी ने बंगाल में भूली नहीं है, सबको याद है और याद दिलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो महिला विंग है वो घर घर जाकर ये बता रही हैं कि जो संदेश खाली में हुआ, अगर बंगाल में इस बार टीएमसी सरकार आती है तो वो बंगाल के हर कोने में होगा। और ये महिलाओं को अंदर तक इस घटना ने झंझोड़ के रखा था। चौथा पॉइंट है भ्रष्टाचार के आंकड़े। और युवा जो है, युवा देख रहा है कि भर्ती घोटाला जो हुआ था, अनपढ़ 8वीं पास लोगों को नौकरी दे दी गई थी, ये भी एक अहम मुद्दा है। तो कुल मिलाकर के ये भारतीय जनता पार्टी का एक अब दमदार मामला है जो ममता बनर्जी के विरुद्ध में चीज़ें जा रही हैं। और इसमें आप देखिए मोदी जी की जो रैली है, उस रैली में भीड़ बता रही है कि एक बार फिर से जनता को अब भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है। मोदी जी ने एक एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने अपनी रैली का एक फ़ोटो पोस्ट किया है जिसमें दिखाई दे रहा है कि लोगों के अंदर पिछले चुनाव की तरह ही जुनून दिखाई दे रहा है। इस बार SIR में जो 1 करोड़ के लगभग वोट करने जा रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी की जीत जो हुई थी वो लगभग, मतलब आप समझिए, अब कहते हैं कि मतलब जो फर्जी वोटर है, घुसपैठिए हैं, उन्हीं के आधार पर वो सत्ता में आई थी और इस बार SIR में वो लैस हो चुके हैं। तो ममता बनर्जी पूरी तरह से अब ये समझ चुकी हैं कि उनकी हार निश्चित है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है कि उनके अंदर उनकी सुध लेने के लिए खुद देश का गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह मैदान में है। और इसीलिए मैं आश्वस्त हूं कि अमित शाह का वॉर रूम जब तैयार हो चुका है, एक्टिव हो चुका है, तो 101% इस बार सरकार बीजेपी की बंगाल में बनेगी। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।